हाँ जी बच्चा लोग, वेलकम अगेन जी। बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी शायद हमने कंप्लीट कर लिया। शायद मैंने इसलिए बोला क्योंकि भाई मैंने तो कंप्लीट करवा दिया, आप लोगों ने पता नहीं इसको उस हिसाब से उस लेवल से कवर अप किया है कि नहीं। बट बेटा काफ़ी टाइम लगा हमें इसको कवर अप करने में, न्यूमेरिकल वेरिकल करते हुए। अब हम नेक्स्ट स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं, अपनी नेक्स्ट यूनिट की ओर बढ़ रहे हैं, विच इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अच्छा याद करो, स्टार्टिंग में हमने आपको बोला होगा कि भाई ये जब जो भी हम पढ़ रहे हैं ये पूरा का पूरा क्या है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। ओवरऑल जो आप पढ़ रहे हैं वो अभी क्या चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने बात कहां से स्टार्ट की थी, चार्ज से। ओके, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम चार्ज। चार्ज अगर रेस्ट पे था तो क्या बनी वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, चार्ज अगर मूव करने लग गया तो क्या बन गया, इलेक्ट्रिक करंट। अब हमने पहले बात कर रखी है, पता है कि अगर करंट आ गया, अगर किसी वायर में करंट आ गया तो उसके आसपास क्या क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब भाई यही क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। यही क्या हो गया आपका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब करंट के कई इफेक्ट होते हैं। करंट का केमिकल इफेक्ट होता है, आपने केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट वो सेल्स वगैरह में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिर इसमें तो हमने ज़्यादा उससे डिवेलप किया नहीं है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, उसी में क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कुछ नहीं कि यार एक करंट कैरिंग वायर होगी तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये आप 10th क्लास में भी पढ़कर आए हुए हो। तो हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, अब यूनिट नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे एज पर सिलेबस ये यूनिट नंबर 3 यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 8 मार्क्स की होती है, ठीक है। सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से 8 मार्क्स, अदर स्टेट्स भी उसी को फॉलो करते हैं, पंजाब बोर्ड वालों का भी पैटर्न यही हो गया हुआ है। तो ये 8 नंबर की होती थी। अब इस बार रैशनलाइजेशन ऑफ सिलेबस होगा थोड़ा बहुत एज पर सीबीएसई। तो कितने नंबर की आती है, कितना आता है इसमें से, अभी वो आना बाकी है। हम फिर वही बात मान के चलेंगे कि 8 मार्क्स की है, इसको इसी हिसाब से डीलअप करना पड़ेगा। थोड़ा सा चैप्टर ये फुल यूनिट डिफिकल्ट रहेगी बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बड़ी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो वैसे ही ईजी काम है, एक किरचॉफ लॉ में आके पंगा पड़ता है थोड़ा सा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट थोड़ी आपको डिफिकल्ट लग सकती है बेटा, क्योंकि इसमें टोटली वेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है। 3 डायमेंशनल कंसेप्ट आएंगे इसमें कि तीनों कोऑर्डिनेट्स का यूज हो सकता है, तो थोड़ा वेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहेगी। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपको समवट डिफिकल्ट लग सकती है, लेकिन चलो इतनी ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं होगी। एज कंपेयर टू अदर 2 यूनिट्स ये थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती है, थोड़ा ध्यान से करने वाला काम होगा इसमें। 8 नंबर में है। अगर इसकी क्लासिफिकेशन कर दें तो ये चैप्टर वाइज इसमें 2 चैप्टर आ जाएंगे। पहले पार्ट में आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाला पार्ट ही, जो हेडिंग डाल रखी है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाला पार्ट है। और जो इसका सेकंड पार्ट रहेगा वो होगा मैग्नेटिज्म। तो ये जो पूरी यूनिट है ना बच्चे, इसका टोटल नाम ही क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। अभी मैंने कौन सा पार्ट स्टार्ट करवाया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, साथ में मैग्नेटिज्म भी जुड़ेगा। 2 चैप्टर्स है मान के चलो। मेन पहले वाला ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म छोटा सा वो हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अच्छा, मैग्नेटिज्म में क्या कंसेप्ट्स हैं इसमें यार, बेसिकली मैग्नेट्स के कंसेप्ट्स हैं, मैग्नेट्स के बेसिक कंसेप्ट। अब देखो
मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लोगों को पहले ही पता था, तभी उन्होंने बताया ना कि करंट के कारण क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। मैग्नेट्स के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो पहले से ही पता था ना, तभी उन्होंने बोला कि करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, मैग्नेटिक नीडल, ये सब पहले की बात है। लेकिन हम पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम करंट पढ़ते हुए आ रहे हैं, कंटिन्यूटी में है, मेन टॉपिक ही वहां पर है। तो कुछ हम मैग्नेट्स, बार मैग्नेट, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, जब ये सब बेसिक बातें पढ़ने लग जाएंगे तो हम मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। ये छोटी यूनिट है, छोटा पार्ट है इसका यूनिट का, बाद में करेंगे। फिलहाल मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट हमने स्टार्ट कर दिया कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आता है। मैग्नेटिक फील्ड कई कारणों से आ सकता है, नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल्स से आ सकता है जिनको नेचुरल मैग्नेट्स कहते हैं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड मैग्नेट्स से आ सकता है जिनको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहते हैं, या फिर करंट कैरिंग वायर वगैरह से आ सकता है जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। ओके, तो पहले हम टेकअप करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ओके जी, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, आते हैं वहां तक। लेकिन अब ये जो पूरी लाइन है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अब किसी ना किसी ने बताया होगा ना कि करंट के कारण क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो बेटा जो मर्जी बुक देख लो, स्कूल लेवल की, कॉलेज लेवल की, यूनिवर्सिटी लेवल की, जब भी हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है, उसका नाम आएगा। तो सबसे पहले किसने बताया था करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आता है? ऑयस्टर्ड ने। किसने बताया जी? ऑयस्टर्ड। स्पेलिंग चेक कर लेना भाई अपनी बुक में। तो ऑयस्टर्ड नाम का साइंटिस्ट था भाई, जिसने बताया कि करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अब अगली बात कि उसने कैसे बताया। अब देखो, बताया तो कहते हैं कि उसने तुक्के से ही है, वो खोज नहीं कर रहा था, वो कर कुछ और रहा था। कहते हैं कि वो एक कोई डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर दे रहा था, उसके आसपास एक कोई सर्किट था, वायर्स वगैरह लगी होंगी, और वहीं कहीं एक मैग्नेटिक नीडल भी आसपास पड़ी हुई थी। अब बेटा नॉर्मल स्थिति में किसी भी मैग्नेटिक नीडल को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए। अब उसको अंदाजा था कि किस तरफ नॉर्थ है, किस तरफ साउथ है, तो मैग्नेटिक नीडल को नॉर्मली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए था। उसने सर्किट वगैरह लगा रखा था। लेक्चर देते देते उसका ध्यान नीडल की तरफ गया, तो वो क्या ऑब्जर्व करता है कि नीडल एक्चुअल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ अलाइन नहीं किए हुए। उस वक्त उसने इस बात को इग्नोर किया या इग्नोर किया होगा, लेकिन उसके दिमाग में ये बात आती रही कि यार मैग्नेटिक नीडल उस वक्त नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उसको पॉइंट करना चाहिए था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर रही थी। अब दिमाग में चलता रहा, उसने दोबारा चीजों को जाकर देखा, तो कह रहा वाकई मैग्नेटिक नीडल जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर रही है। उसने सोचा यार आसपास जरूर कोई बड़ा सा मैग्नेट पड़ा होगा, बार मैग्नेट वगैरह, जिसके कारण वो हिल रही है। उसने ढूंढा, अब आसपास उसके मैग्नेट भी उसको दिखाई नहीं दिया। फिर उसने सोचा कि यार ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट क्यों कर रही है। डिफ्लेक्ट तो मैग्नेटिक नीडल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही कर सकती है ना। अब करते कराते उसका ध्यान अपने सर्किट की ओर गया। अपने सर्किट में देखता है कि यार सर्किट में करंट वरंट सब चल रहा है, मैग्नेटिक नीडल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से यानी नॉर्थ साउथ से किसी और डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है। उसने स्विच ऑफ किया अपने सर्किट का। जैसे ही सर्किट का स्विच ऑफ करता है यानी करंट जीरो करवाया उसने, तो मैग्नेटिक नीडल जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से किसी और डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही थी, वो वापस अपनी ओरिजिनल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर गई। तो बड़ा खुश हो गया, कहते कमाल हो गया भाई कि करंट के कारण मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर रही थी।
कंफर्म करने के लिए उसने फिर से करंट ऑन किया। जब करंट ऑन किया तो मैग्नेटिक नीडल फिर से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन छोड़कर किसी और डायरेक्शन में पॉइंट करने लग गई। 2-4 बार उसने कर देखा, ऑन ऑफ, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा ये तो नहीं खोज होगी भाई कि करंट के कारण मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है। उसने तारे उल्टी जोड़ कर देखी, करंट उल्टा चलाकर, फिर उसने स्विच ऑन किया तो मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में तो पॉइंट नहीं कर रही, लेकिन पिछली बार जिस डायरेक्शन में थी उससे अब उल्टी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर गई। वो तो और खुश हो गया। करते कराते उसने कई तरह के एक्सपेरिमेंट से किए और कंक्लूजन निकाल लिया कि भाई करंट के कारण मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन छोड़ के किसी और ही डायरेक्शन में पॉइंट करने लग जाती है। और कहता है कि अगर मैग्नेटिक नीडल किसी और ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है, दैट मीन्स वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण कर रही है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके कारण आ रहा है? करंट के कारण ही आ रहा है। क्योंकि जब मैं करंट ऑन करता हूं, स्विच ऑन करता हूं, करंट फ्लो करवाता हूं, तभी मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करती है। जब मैं करंट ऑपोजिट पोलैरिटी करके करवाता हूं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो भी डिफ्लेक्ट करती है। लेकिन इन ऑपोजिट सेंस करते कराते उसने कंक्लूजन निकाल दिया कि यस, करंट कैरिंग वायर्स के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिसको कि इजीली मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से या किसी भी और डिटेक्टर की हेल्प से डिटेक्ट किया जा सकता है। तो कंक्लूजन दे दिया। अब हमें भी ऑर्स्टेड की इतनी बात तो खैर करनी पड़ती है, करनी चाहिए। नाम चलता है अगले का, जड़ी मर्जी किताब चक के देख लो। अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आएगा, सबसे पहले किसका जिक्र होगा? ऑर्स्टेड का जिक्र होगा कि जी ऑर्स्टेड ने बताया था। 10वीं की किताब देख लो, 12वीं की किताब देख लो, बीएससी की किताब देख लो, एमएससी की किताब देख लो, ऑर्स्टेड का नाम तो आएगा भाई जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ोगे तो। ओके जी, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में स्टार्टिंग कहां से हुई? ऑर्स्टेड से हुई। लेकिन अगली बात कि यार अपने एग्जाम में व्हाट इज ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट, ऑर्स्टेड ने क्या कहा, ये सब बातें नहीं बनती। यहां से क्वेश्चन नहीं निकल कर आना। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन नहीं निकल के आना। हाँ, देख जरूर लेना, उसको पढ़ लेना पहली बार, लेकिन रिवाइज करते वक्त हम ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगली बात की ओर। अगली बात कि ऑर्स्टेड तो ये बता गया कि इफ देयर इज करंट कैरिंग वायर देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। बस, करंट कैरिंग वायर होगी, जिस मर्जी शेप की हो, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अब वो ये नहीं बता रहा कितना होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। या कह लो उसने अभी ये बता नहीं था, वो तो इसी बात में इतना खुश था कि भैया मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब जैसे उसने बताया, बाकी साइंटिस्ट लोग चुप थोड़ी बैठेंगे। अब बाकी वालों ने आगे खोज करनी शुरू कर दी। तो ऑर्स्टेड का नाम यहीं तक है कि मैग्नेटिक फील्ड के करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आता है। अब उसकी वैल्यू क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, अब उसके लिए दूसरे साइंटिस्ट का नाम है अपने पास। तो अगली बात आएगी बायोट एंड स्वर्ट्स लॉ। अपना जो पहला मेन टॉपिक रहेगा दैट इज बायोट स्वर्ट्स लॉ। बायोट स्वर्ट, ये सरनेम है भैया इनके, पूरे नाम मुझे याद नहीं है। बायोट स्वर्ट्स नाम के दो साइंटिस्ट थे। ऑर्स्टेड की बात को ध्यान में रखते हुए दोनों खोजबीन में लग गए कि भाई करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू भी निकाल देते हैं, फार्मूला भी निकाल देते हैं। बायोट अपना अलग काम करता रहा, इसने अपना अलग काम किया। लेकिन जब दोनों रिजल्ट पे आए, एक ही वक्त पे आ गए, एक ही वक्त पे आ गए, एक ही वक्त पे लोगों को बताया, इसलिए क्रेडिट दोनों को दिया गया। और जो लॉ निकल कर आया उसको कहा गया बायोट स्वर्ट्स लॉ। तो बायोट लॉ से बात स्टार्ट करेंगे अपनी। जो सिलेबस वाइज यहां से क्वेश्चन निकल कर आने हैं वो कहां से होंगे? बायोट लॉ से ही होंगे। हम बायोट लॉ पर आ रहे हैं, अपना मेन टॉपिक ही है बायोट लॉ। लेकिन उससे पहले बच्चे, अब हमने स्टार्ट किया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने बात बेसिकली किसकी की? मैग्नेटिक
फील्ड की कि जी करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी पूरे के पूरे चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड तो चलेगा ही चलेगा ना। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वैसे ही क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो बेटा फर्स्ट थोड़ा सा 5-7 मिनट मैग्नेटिक फील्ड को भी डील कर लें कि जी व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। यार जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, एक मास है, उसके आसपास का वो पूरा एरिया जिसमें उस मास का इफेक्ट किसी दूसरे मास के द्वारा फील किया जा सके, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी experienced, the space around a charge in which its effect can be experienced। ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट लाइक दैट मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी कि इट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट। अब मैंने मैग्नेट का मतलब जरूरी नहीं है बार मैग्नेट, मैग्नेट का मतलब कोई भी मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब वो आर्टिफिशियल मैग्नेट हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, वो बार मैग्नेट हो सकता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो सकता है, वो करंट कैरिंग वायर हो सकती है, वो करंट कैरिंग सर्कुलर वायर हो सकती है, वो करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर हो सकती है, जो मर्जी लगा लो। मैग्नेट से मेरा मतलब क्या है, सोर्स। मैग्नेट से मेरा मतलब है सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यार कोई भी मैग्नेट या कोई भी सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, उसके आसपास का वो पूरा एरिया, वो पूरा दायरा जिसमें उसका इफेक्ट फील किया जा सकता है किसी दूसरे मैग्नेट के द्वारा। ये कोई दूसरा मैग्नेट है किसी दूसरे मैग्नेट के द्वारा, तो इसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला मैंने, मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस around a source of magnetic field. It is the space around a source of magnetic field in which its effect can be experienced by another मैग्नेट या कोई मैग्नेटिक मटेरियल। अब ये बात करनी पड़ती है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई दूसरा चार्ज ही फील करेगा ना, अनचार्ज पार्टिकल को क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड को भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल या दूसरा मैग्नेटिक फील करेगा ना। जिस मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ही नहीं है उसको क्या पता लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कहावत सुनी होगी। तो भाई चार्ज होगा उसी को पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ऐसी किसी के पास कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ही होंगी, उसी को पता है ना मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। प्लास्टिक का मटेरियल पड़ा हुआ है कोई, अब वो थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होंगी। तो हमने बोला इट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेटिक फील्ड इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर मैग्नेट, इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर मैग्नेट। ओके ठीक है, हो गया। अगली बात यार, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डेफिनेशन थी, लेकिन उसमें एक टर्म आती थी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ऐसे यहां पे अपने पास एक टर्म आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो ओवरऑल सेंस में एक बात हो गई। अगली बात जो आ रही है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगली बात आ गई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब बच्चे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या चीज है यार। इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए हम लेकर आए थे एक टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिनोटेड बाय ई, वेक्टर क्वांटिटी थी, उसका फार्मूला था, सब कुछ था, डेफिनेशन थी। ऐसे ही बेटा ये कोई भी सोर्स ऑफ मैग्नेट है, ये कोई भी सोर्स ऑफ मैग्नेट है, मान लो एनी सोर्स ऑफ मैग्नेट, ये ओके बार मैग्नेट ही पड़ा मान लो। अब इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ गया, बहुत बढ़िया बात।
अब यार मैग्नेटिक फील्ड वीक है, स्ट्रॉन्ग है, कम है, ज्यादा है, बढ़िया है, घटिया है, वो मेजर किस टर्म्स में हम करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के टर्म्स में मेजर करेंगे। ये कोई मैग्नेट है, ये इसके आसपास 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 पॉइंट्स हैं। अगर मैं इससे दूर जाता जाऊंगा तो क्लियर है इसका इफेक्ट कम होता जाएगा, यानी इसके फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। इसके नजदीक आता जाऊंगा तो इसके फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो अब वो कितना है इस पर्टिकुलर जगह पर, इसका फील्ड कितना फील हो रहा है, दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अ क्वांटिटी नोन एज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता था वैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है भाई। इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल बी से, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड में अगर लिखना हो तो सिर्फ बी लिख देते हैं, वैसे ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन वगैरह इसकी बतानी पड़ सकती है या बताते होते हैं हम। ओके जी, अब क्योंकि ये बकायदा एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये बताएगी कि फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है, मेजरेबल है तो फिजिकल क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी होगी तो इसको कोई ना कोई यूनिट होगी भैया। तो इसकी जो यूनिट यूज होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इसको कहते हैं, लेकिन इसको कई नामों से पुकारा जाता है। इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, या इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। ओके, तो पूरा नाम इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, लेकिन आमतौर पर इसको आम बोलचाल में तो मैग्नेटिक फील्ड ही बोला करेंगे यार, इतना मैग्नेटिक फील्ड उतना मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम बोलते थे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैसे उसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसका भी पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ही है, लेकिन आम बोलचाल में हम इसको मैग्नेटिक फील्ड ही बोल देते हैं, हम भी मैग्नेटिक फील्ड ही बोला करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड को या फील्ड स्ट्रेंथ को बी से डिनोट किया भैया, वेक्टर क्वांटिटी है ये, इसके दो और नाम है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिखा होता है कभी कभी बुक्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी लिखा होता है कभी कभी बुक्स में। फिजिकल क्वांटिटी है तो कोई ना कोई यूनिट भी होगी, यूनिट तुम लोगों को पता ही है, 10th क्लास में भी पढ़ी होगी। इसकी SI यूनिट होती है टेस्ला, डिनोटेड बाय कैपिटल T, या फिर इसी को वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। CGS में इसकी यूनिट होती है गॉस, यानी गॉस। तो इस CGS यूनिट इज गॉस, ऑल्सो नोन एज, गॉस इसकी यूनिट है, ऑल्सो नोन एज मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑल्सो नोन एज मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये मैक्सवेल और वेबर का क्या चक्कर है बाद में बताएंगे। वेबर वैसे एक क्वांटिटी होती है फ्लक्स, वेबर इज ए क्वांटिटी नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती थी ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैसे ही कहेगी मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। अब वहां से इसकी यूनिट बनेगी वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स की CGS यूनिट होती है मैक्सवेल, तो वहां से बन जाएगी मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो जब आएगा तब हम बताएंगे, फिलहाल B है जी, यूनिट इसकी टेस्ला है जी सबसे में, CGS यूनिट गॉस है जी। मैग्नेटिक फ्लक्स जब आएगी तब बताएंगे, अभी फालतू कंफ्यूज नहीं करेंगे। अभी तो B को लेकर आगे बढ़ चलो कि भैया बी नाम की चीज है, बस मैग्नेटिक फील्ड है उसको लेकर चलते हैं, बाकी सब चीजें धीरे धीरे आती रहेंगी। एक बात और लिख सकते हो कि टेस्ला काफी बड़ी यूनिट है, एक टेस्ला में 10,000 गॉस होते हैं। 1 टेस्ला
इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। तो स्टार्टिंग में अभी तक कुछ भी नहीं किया, अभी तक पिछले 15-20 मिनट में ऑयस्टेड का नाम लिया, उसको याद किया, मतलब गाना गाया कि तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तो हमने ऑयस्टेड का नाम लिया, उसे याद किया। उसके बाद बाय-स्ट्रैटलॉ का नाम लिया, इसके बाद हम ऑयस्टेड को भूल जाएंगे। ये याद रखना है भैया, क्वेश्चन आएगा इस पे, क्वेश्चन नहीं आएगा भूल जाओ इसको। पहला क्वेश्चन, स्टेट बाय-स्ट्रैटलॉ, एक्सप्रेस इट इन वेक्टर फॉर्म, ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे, तो इसको तो याद रखना पड़ेगा। इसको झूठ मूठ बोलते हैं कि तेरा नाम लिया तुझे याद किया, इसको तो भूल ही जाना है तुम लोगों ने, इसको याद रखना ही पड़ेगा बाय-स्ट्रैट को। तो बाय-स्ट्रैट लॉ पे हम आ रहे हैं मेन बात पर। ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी। मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए, बी 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 समझ लो 1 महीने तक, ये बी 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 ही चलना है। जैसे पहले ई ई ई ई चला, फिर आई 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 चला। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आई आई करते रहते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ई ई करते रहते हैं। अब यहां क्या करेंगे, बी बी करेंगे। तो क्या सीक्वेंस बना, ई ई आई आई बी बी। तो पूरा का पूरा चैप्टर किस पे बेस्ड है, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे बेस्ड है। तो अगली हेडिंग डाल लो आप, बाय-स्ट्रैट्स लॉ। हाँ जी बेटा, तो अगली बात अपनी क्या है, बाय-स्ट्रैट लॉ। मैंने बोला भाई इसका नाम याद रखना है, स्टेटमेंट याद रखनी है। यहां से आपका एज पर सिलेबस, एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऑयस्टेड बताकर गया, करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, ये बता रहे हैं दोनों बंदे कि वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, उसकी एक्सप्रेशन क्या आएगी। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट आ रही है। स्टेटमेंट आने से पहले एक और टर्म लेकर आ रहे हैं बेटा हम, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ करंट एलिमेंट। अब एक टर्म आ रही है जी, जिसको हम कहेंगे करंट एलिमेंट। ध्यान देना जी। अब यार एलिमेंट का मतलब एलिमेंटल पार्ट, किसी भी चीज का छोटा सा पार्ट, किसी भी चीज का छोटा सा पार्ट, उसको कह देते हैं उसका स्मॉल एलिमेंट। ध्यान देना, मान लो ये कोई एक वायर है। अब जब हम चार्ज वगैरह वाला कंसेप्ट करते थे, ये पूरी की पूरी वायर है, किसी भी शेप की हो सकती है। अगर इसके ऊपर टोटल चार्ज Q है और मैं इसका एक छोटा सा पोर्शन लेता हूं जिसकी लेंथ dl है, तो इस पे थोड़ा सा चार्ज जो आना है वो कितना आ जाएगा, dq आ जाएगा कि नहीं। अब देखो बेटा, टोटल लेंथ इसकी l है वायर की, इसका अगर मैं थोड़ा सा पोर्शन ले लूं dl, तो ये हो गया इस वायर का छोटा सा एलिमेंट, वायर का छोटा सा एलिमेंट। तो dl क्या हुआ, dl इट इज अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द वायर। ओके, अगर इसमें टोटल चार्ज q है तो इसका मैं छोटा सा पोर्शन ले लूं dq, तो ये क्या हुआ, उस टोटल चार्ज का एलिमेंटल पार्ट, मतलब स्मॉल पार्ट। अगर ये शीट होती, शीट पूरी ओवरऑल उसका एरिया a है, लेकिन अगर मैं इसका स्मॉल पोर्शन ले लूं, छोटा सा पोर्शन ले लूं जिसका एरिया dA हो, तो बच्चे इसको हम कह सकते हैं ये एरिया का एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट। अगर टोटल वॉल्यूम है कुछ, उस टोटल वॉल्यूम का छोटा सा पोर्शन में ले लूं, स्मॉल पोर्शन, नेग्लिजिबली स्मॉल पोर्शन, जिसको मैं dV से लिख दूं, डिनोट कर दूं, तो वो क्या हो गया, वॉल्यूम का छोटा सा एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब छोटा सा पार्ट। ओके, ये वायर थी, इसके ऊपर चार्ज था, मैंने इसका छोटा सा पोर्शन ले लिया dq, ये हो गया वायर का, सॉरी चार्ज का एलिमेंट हो गया। लेंथ l थी, मैंने इसकी छोटी सी लेंथ ले ली dl, ये उसका एलिमेंटल पार्ट हो गया। अब अगली बात मैं करने जा रहा हूं करंट एलिमेंट। यार मुझे यहां पर करंट एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो कभी मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता है, तो मैं छोटा सा पोर्शन dq लेकर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेता हूं de। अगर मुझे इस
टोटल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैं इस पोर्शन का स्मॉल dq लेकर उसका पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करता हूं dE। ओके, जब वो dE आ जाएगा उसको इंटीग्रेट वगैरह कर देते हैं। ऐसे यहां पर भी मुझे कुछ ऐसे करना पड़ेगा। तो यार ये करंट कैरिंग वायर है, मान लो ये क्या है, करंट कैरिंग वायर। अब ये वायर है, वायर, अगर मैं इसका छोटा सा करंट एलिमेंट मांगू, जैसे ये क्या है, लेंथ का छोटा सा एलिमेंट, छोटी सी लेंथ, ये क्या है, चार्ज टोटल Q था, उसका छोटा सा पोर्शन dQ। अब ये वायर है, इसमें टोटल करंट I चल रहा है। अब मैं इसका छोटा सा करंट DI ले लूं तो उसको करंट एलिमेंट बोल दूंगा, लेकिन भाई ऐसा होता नहीं है। ये जो टोटल वायर है इस पे टोटल चार्ज Q है, टोटल चार्ज इस पे Q है मेरे भाई, Q। अब इसका छोटा सा पोर्शन अगर मैं ले लूं तो उस पे तो मैं कह दूंगा कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, dQ है। बट यार वायर में करंट फ्लो कर रहा है I, छोटा पोर्शन ले ले चाहे बड़ा पोर्शन ले ले, चाहे लंबी वायर ले ले चाहे छोटी वायर ले ले, करंट हर जगह पर I ही मानना पड़ेगा। करंट तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है भाई, कि चार्ज कितनी स्पीड से किस रेट पर चल रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने इसकी छोटी सी लेंथ ले ली और इसमें करंट कितना है, DIN। नहीं, गलत है भैया, ऐसा नहीं कह सकते कि एक वायर है उसमें करंट I है तो I है। चाहे तो उसके वेरी स्मॉल लेंथ की बात कर, चाहे टोटल लेंथ की बात कर, करंट तो क्या रहेगा, I रहेगा। बात को समझो, एक वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसका DI नहीं कर सकते तुम। वायर के सारे पार्ट्स आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, करंट I है तो I ही माना जाएगा, चाहे उसका छोटा पोर्शन लो चाहे उस पूरी वायर को ही कंसिडर कर लो। यानी यहां तक तो ठीक था, DA DB DQ, यहां पे DI गलत नहीं ले सकते, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो हमें करना ही है, करंट का एलिमेंट तो लेना ही है। अब हम क्या करें, दिमाग लड़ाते हैं। अगर मैं इस वायर का छोटी सी लेंथ ले लूं, वो ले सकते हैं, लेंथ तो ले ही सकते हैं कि टोटल लेंथ L थी, छोटे से पोर्शन की लेंथ क्या होगी, DL, ले लीजिए। अब छोटी सी लेंथ DL अगर मैंने कंसिडर कर ली तो ठीक है, लॉजिक है, DL कंसिडर कर सकते हैं, DI नहीं कर सकते हैं। अब अकेले DL का कोई फायदा नहीं है, मुझे तो करंट का कुछ हिस्सा चाहिए, तो सिर्फ DL कंसिडर करता हूं। तो DL ठीक है, ले सकते हैं, लेकिन करंट भी इन्वॉल्व करवाना है, DI कर नहीं सकते। अब इसके लिए एक इलाज है कि हम इन दोनों को मिला देते हैं। करंट को DI नहीं कर सकते, करंट तो भाई वायर में I है तो I मानना पड़ेगा। हां, इस I के साथ अगर मैं लेंथ को इन्वॉल्व कर दूं तो ये जो ओवरऑल बना, इसको हम कह सकते हैं कि छोटे से एलिमेंट में फ्लो होता हुआ करंट, वायर के एक छोटे से एलिमेंट में फ्लो करता हुआ करंट, एंड इट विल बी टर्म्ड एज अ करंट एलिमेंट। इसको कहेंगे करंट का एक छोटा सा हिस्सा। अब टोटल करंट I का छोटा सा हिस्सा DI नहीं कर सकते, टोटल वायर की लेंथ का छोटा सा पोर्शन लेके उसके साथ करंट इन्वॉल्व कर उसको करंट एलिमेंट हम मान सकते हैं। तो समझ लो, जो हम बात कर रहे थे करंट एलिमेंट, वो कहां से है, कंसेप्ट क्या है, बहुत जरूरी है। तो बाय-स्टुअर्ट लॉ करने से पहले सबसे पहले हमें किस चीज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्या है, IDL, प्रोडक्ट ऑफ I एंड DL, इट इज प्रोडक्ट ऑफ I एंड DL। तो व्हाट इज करंट एलिमेंट, I इंटू DL। इसकी जरूरत पड़ेगी अभी हमें, कहां से है बता दिया तुम्हें, करंट एलिमेंट। अगली बात, ये जो करंट एलिमेंट है इसका बकायदा कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड हुआ करेगा। एलिमेंट का मतलब है तो वेरी स्मॉल पोर्शन ही, लेकिन करंट तो कुछ भी हो सकता है ना।
तो इसका बाकायदा कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड हुआ करेगा, और ये जो करंट एलिमेंट है इसको हम एक वेक्टर क्वांटिटी मान कर चलेंगे। करंट एलिमेंट जो है इसको हम एक वेक्टर क्वांटिटी मानकर चलेंगे, ठीक है। करंट एलिमेंट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है तो भैया इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट की खुद की एज ए वेक्टर डायरेक्शन नहीं मान सकते। अच्छा, वैसे तो वायर में करंट फ्लो करवाते हैं तो कहते हैं ना इधर जा रहा उधर जा रहा है। अब इधर जा रहा है उधर जा रहा है तो ठीक है, उस हिसाब से तो डायरेक्शन होती है, लेकिन करंट को ऐड वैड करते हम वेक्टर अलजेब्रा के रूल वगैरह नहीं यूज करते, मल्टीप्लाई करते वक्त वेक्टर प्रोडक्ट के रूल नहीं यूज करते, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी माना जाता है। अब आइडियल वेक्टर है, आई स्केलर है, मतलब डीएल जो लेंथ है ना, लेंथ उसको क्या मानना है, वेक्टर मानना है। लेकिन जब वेक्टर मान लोगे तो उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो तो करंट ही प्रोवाइड, करंट खुद स्केलर है लेकिन वो आइडियल को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। खुद वो स्केलर है भाई, लेकिन वो आइडियल को क्या प्रोवाइड करेगा, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो करंट एलिमेंट आइडियल यानी आई इंटू डी एल, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। आई इंटू डी एल में डी एल वेक्टर है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डी एल को क्या मानेंगे, वेक्टर मानेंगे। ये एक वायर है, नहीं लिखते हैं, ये एक वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ओके जी। अब यहां पे अगर मैं कोई पोर्शन डीएल ले लेता हूं छोटा सा, तो आइडियल की डायरेक्शन इधर को जाएगी। लेकिन अगर ये वायर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है और इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, जैसे नीचे की ओर फ्लो करवा दिया मैंने ऐसे, अब इसमें अलग अलग जगह पर करंट एलिमेंट यानी आइडियल की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर मैंने इस जगह पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट ये वाला डीएल कंसीडर किया, या मैंने इस पर्टिकुलर डीएल कंसीडर कर लिया, या मैंने इस पर्टिकुलर जगह पर डीएल कंसीडर कर लिया। अब डीएल भैया वेक्टर, डीएल भैया वेक्टर, डीएल भैया वेक्टर। अब डीएल की डायरेक्शन किधर को लेनी है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, टेंजेंट बनाकर। अगर तो सीधी लाइन थी तो ऐसी आ गई थी। यहां पर ये जो डीएल शो किया ना, इसकी डायरेक्शन इस जगह पर टेंजेंट बनेगा। टेंजेंट का डायरेक्शन किधर होगी, एरो का हेड टेंजेंट तो ऊपर को भी बना सकते हैं, नीचे को भी बना सकते हैं। यहां टेंजेंट जो बनेगा उसकी डायरेक्शन एरो किस तरफ जाएगी, जिस तरफ करंट जा रहा था। यहां जो टेंजेंट जाएगा उसकी एरो किधर जाएगी, जिस तरफ करंट जा रहा है। करंट इधर, एरो किस तरफ, जिस तरफ करंट जा रहा होगा, ओके। तो इस जगह पर जी आई इंटू डीएल, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस जगह पर आई इंटू डीएल, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस जगह पर आई इंटू डीएल, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। डीएल खुद अपने आप में वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, तो आई डीएल का जो मैग्नीट्यूड है वो किसने डिसाइड करना है, आई ने ही डिसाइड करना है, करंट ने डिसाइड करना है। आई इंटू डीएल में डीएल तो वैसे ही नेग्लिजिबली स्मॉल लेकर चल रहे हैं ना, तो इसका मैग्नीट्यूड कौन डिसाइड करेगा, आई ही डिसाइड करेगा। इसकी डायरेक्शन भी कौन डिसाइड करेगा, आई ही डिसाइड करेगा। वैसे आई कहता है मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास तो डायरेक्शन ही नहीं है, मैं तो हर जगह सेम ही चलता हूं। लेकिन करंट एलिमेंट में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है, फिर करंट ही डिसाइड कर रहा है। तो भैया बायोस्टैट लॉ पे आ रहे हैं जल्दी से। उसको करने से पहले किस चीज की जरूरत थी, करंट एलिमेंट की जरूरत थी हमें। तो करंट एलिमेंट बता दिया हमने क्या चीज होती है, आगे भी काम आता रहेगा। वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन कैसे लेनी है ये भी बता दी। अगली बात आ जाते हैं बायोस्टैट लॉ पे। भैया बायोस्टैट लॉ ने मिलकर एक लॉ दिया था जिसकी स्टेटमेंट है कि अकॉर्डिंग टू बायोस्टैट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोस्टैट्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ, लिख लो भैया, तुम्हारे लिखने के लिए बोल रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू बायोस्टैट्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट। इसकी स्टेटमेंट में ही
करंट एलिमेंट से बात शुरू होती है। तो हमने बोला ऑयस्टेड ये नहीं बता कर गया कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, फार्मूला वगैरह नहीं देकर गया। फार्मूले की खोज किन्होंने की? इन दो बंदों ने की, बायट और सवर्ट ने। इन्होंने खोज कर दी, तुम लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो बायट-सवर्ट लॉ स्टेटमेंट फिर से बोल रहा हूं, बायट-सवर्ट लॉ स्टेट्स दैट द स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट की बात आ रही है, द स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। ये कोई वायर है, इसमें से ऐसे करके कुछ करंट फ्लो हो रहा है, हमने इस करंट का ये इतना सा पोर्शन ले लिया। देखो मैंने बहुत बड़ा ले लिया, वैसे एलिमेंट नेग्लिजिबली क्या लेने होते हैं, स्मॉल लेने होते हैं। भैया ज़्यादा नेग्लिजिबल स्मॉल ले लूंगा तो आपको दिखेगा नहीं। तो ये मेरा करंट एलिमेंट है ए बी, छोटा सा, जिसकी लेंथ कितनी है, dl है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तुम्हें पता है डायरेक्शन कैसे लेनी है। तो फिर से बोल रहा हूं, बायट-सवर्ट लॉ स्टेट्स दैट द स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब जब वो स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसको dB से डिनोट करेंगे। करूंगा पूरी, चिंता मत करो, बायट-सवर्ट लॉ की स्टेटमेंट पूरी करेंगे, अटका अटका के बोल रहा हूं ताकि बाद में ना अटको तुम। तो बायट-सवर्ट लॉ स्टेट्स दैट द स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट बोल दिया तो उसको स्मॉल स्मॉल बोलने की जरूरत नहीं है। बायट-सवर्ट लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट is directly proportional to the magnitude of the current element. The small amount of magnetic field due to a current element is directly proportional to the magnitude of the current element and inversely proportional to the square of the distance of the point of observation from the current element. ये करंट एलिमेंट है ए बी, इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। मुझे इस पर्टिकुलर जगह पर, इस जगह पर, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इस करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो करंट एलिमेंट से उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की दूरी क्या है, आर है। ओके, ऊपर से ये आर भी वेक्टर है, क्योंकि आर तो पोजीशन वेक्टर, तो वैसे ही क्या होता है, नाम ही उसका पोजीशन वेक्टर, तो उसको तो वेक्टर मान नहीं है। तो ये आर भी क्या मान लिया हमने, वेक्टर मान लिया। और करंट एलिमेंट तो हम बात कर रहे हैं, वेक्टर है ही है। एरो के हिसाब से ये किसकी डायरेक्शन बन गई, एरो अगर इधर को नीचे को जा रहा है तो ये किसकी डायरेक्शन बन गई, ये बन गई करंट एलिमेंट। ओके जी, अब यहां से पी की ओर जाते हुए ये क्या बन गया जी, आर बन गया। अब इस एंगल को क्या मान रहा हूं मैं, थीटा मान रहा हूं। थीटा क्या है यहां पर, एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर आर एंड करंट एलिमेंट। यहां पे थीटा की भी इन्वॉल्वमेंट आएगी ना। तो थीटा इज एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर आर एंड द करंट एलिमेंट। फिर से सुन लो, बायट-सवर्ट लॉ स्टेट्स दैट द स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट एलिमेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस between point of observation and the current element, and it is also proportional to sine of theta, also proportional to sine of theta, where theta is angle between the position vector r and the current element. Theta is angle between आर एंड करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन मैंने तुम्हें बता दिया कैसे बनानी है। अगर करंट ऊपर होता तो ये ऐसे जा रहा होता,
और ये वाला एंगल क्या बन रहा होता, थीटा बन रहा होता। आज बायस-स्टुअर्ट लॉ ही समझ लो ना, आज की डेट में भैया बायस-स्टुअर्ट लॉ ही बढ़िया से समझ लोगे, वही बहुत हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि बेस बढ़िया बन गया तो आगे अच्छे से चलने इसने। तो इसलिए बायस-स्टुअर्ट लॉ ही बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ, आराम से करा रहा हूँ, इसको समझ लेना बढ़िया तरीके से। तो ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन हो गई, ये आर की डायरेक्शन हो गई, इसके बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। बायस-स्टुअर्ट लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म ये है कि डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। मैंने यहाँ पे कहीं स्टेटमेंट लिखी नहीं है, लेकिन 4 बार बोल दी, उसको जोड़ के लिख लेना भैया। एक बार फाइनली बोल रहा हूँ, द बायस-स्टुअर्ट लॉ स्टेट्स दैट द स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट एलिमेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द करंट एलिमेंट एंड इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। धीरे धीरे बोली मैंने, बढ़िया से लिख ली होगी, ओके, लिखी ली होगी। तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। ये है यार बायस-स्टुअर्ट लॉ। अभी फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, कंबाइन कर दूंगा तो dB प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा के नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। क्या हो गया जी, आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके जी। अब यहां पर अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो फिर वही बात, कोई कांस्टेंट आना चाहिए। यहां पे कांस्टेंट आएगा के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब ये फार्मूला याद कर लो जी, अब यही चलेगा जैसे उधर चलता ना के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो भैया पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कई दिन तक के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर चलता रहा, ऐसे यहां पर डीबी इक्वल टू के इंटू आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर चलता रहेगा। अब यहां पर के भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो ध्यान से सुनना, इन एसआई सिस्टम जो के होता है, के इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इसकी यूनिट होती है, याद कर लो। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में छोटा के याद करते थे 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसे अब यही चलना है कई दिनों तक। याद कर लो इसको, डीबी इक्वल टू के इंटू आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू 10⁻⁷। वैसे जो के है, के इसको म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई भी कहते हैं। वैल्यू इसकी कितनी आ गई, 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, अब यहां पर ये म्यू नॉट क्या चीज है, अब म्यू नॉट का कंसेप्ट आ गया। अभी फिलहाल इसको क्लोज करूंगा, म्यू नॉट अलग से बताऊंगा बढ़िया से, लेकिन समझ लो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, उसका मैग्नीट्यूड है, वो मीडियम पर भी डिपेंड करता है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स के साथ साथ मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा भाई। तो अब ये जो म्यू नॉट है ना, म्यू नॉट, ये एक्चुअली मीडियम का इफेक्ट दे रहा है। म्यू नॉट को वैसे हम कहते हैं यहां पर परमियाबिलिटी। पहले आता था एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में मीडियम का इफेक्ट देने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में मीडियम का इफेक्ट देने के लिए अपने पास क्या आता था, परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट, है ना। पहले क्या आती थी, परमिटिविटी आती थी, उससे पता। यहां पर उसकी जगह क्या आ गई, परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी के बारे में कह सकता हूं, इट इज दैट क्वांटिटी which gives behavior of the medium towards magnetic field. Permittivity क्या थी, that was the quantity which gives behavior of the medium towards electric field. Permittivity डिसाइड करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रति आपका मीडियम कैसे बिहेव करेगा। परमियाबिलिटी डिसाइड करती है कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रति आपका मीडियम कैसे बिहेव करेगा। अगर नॉट लगा हुआ है तो ये होगी परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम।
ओके, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम, म्यू नॉट। ओके, अगर ये यहां पर नॉट ना लगाऊं तो किसी भी मीडियम की परमेबिलिटी हो सकती है, नॉट लग गया तो परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम की बात होगी। तो आप इतना समझ लो अभी तो, क्योंकि उधर उलझ जाएंगे नहीं तो हम वापस बायस्टॉट लॉ पे आ रहे हैं। इतना समझ लो कि ये जो K है, K के अंदर मीडियम का इफेक्ट भी छुपा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं कहता था कि यार 90% केसेस में वैक्यूम वाली ही बात होनी है, 10%, 8 से 10% केसेस में मीडियम कोई दूसरा होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह, जिसमें हम बातें करते होते थे कि मीडियम दूसरा चेंज कर दिया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में 99% केसेस में वैक्यूम वाली बात ही चलनी है। कोई 1-2% कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें मीडियम का इफेक्ट आएगा, तो यहां पे तो और भी कम टेंशन लेनी है परमेबिलिटी की, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम। अगर म्यू लिखा होता तो ये होगी परमिएबिलिटी ऑफ द गिवन मीडियम, ठीक है, तभी होगी परमेबिलिटी ऑफ द गिवन मीडियम। वैसे म्यू नॉट यानी वैक्यूम वाले की वैल्यू यहां से अगर मैं लिखूं म्यू नॉट इक्वल टू, ये क्या होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷, यूनिट इसकी वही रहेगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर, यूनिट इसकी वही रहेगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके जी, तो dB इज इक्वल टू K इंटू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, याद रखना है। K की वैल्यू क्या रखनी है, याद रखनी है। ये क्या हो गया आपका वायरस्ट्रैट्स लॉ की स्टेटमेंट होगी बेटा। अगर एग्जाम में आती है ना स्टेटमेंट, तो आती बहुत बार आती है भाई, इसकी स्टेटमेंट ही आ जाती है, तो करनी है आपने। तो इसकी स्टेटमेंट में डायग्राम बनाओ, जो मैंने कहा लाइन सी बोली उसको जोड़ तोड़ के लिख दो। अगर आपको ये याद हो गया यहां तक तो वैसे ही जोड़ तोड़ के लिख दोगे। ओके जी, अब बेटा इस बात को अगर आगे बढ़ा दें, ये तो आ ही गया, बातें हमें पता लग गई। अब इसको अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं लिखता हूं, ध्यान देना कि ये मैग्नीट्यूड दे रहा है, अभी डायरेक्शन के बारे में पता नहीं लगा। अब डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके वेक्टर फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूं तो ये बना dB इक्वल टू K को ऐसे रहने देते हैं, I भी ऐसे रहने देते हैं, DL भी ऐसे रहने देते हैं, साइन थीटा R से मल्टीप्लाई कर देते हैं और R से डिवाइड कर देते हैं। नीचे R स्क्वायर था, R से मल्टीप्लाई किया, ऊपर R आ गया, नीचे क्या हो गया R क्यूब हो गया, एक नीचे R आ गया जो। ओके, अब मैंने इसको लिखा dB इज इक्वल टू K I DL R साइन ऑफ थीटा, नीचे क्या आ गया R क्यूब। ओके, वो बस रीअरेंज कर दिया। अब ध्यान देना जी, dB इक्वल टू K, ठीक है, बहुत बढ़िया, I। अब इसको मैं लिख रहा हूं DL इंटू R इंटू साइन थीटा, नीचे R क्यूब है, K स्केलर है, I स्केलर है, R चलो मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसमें ब्रैकेट में देखो DL यानी लेंथ, यानी वो लेंथ एलिमेंट, वो अपने आप में एक वेक्टर है। मैंने बताया था करंट एलिमेंट आईडीएल में वेक्टर ये है DL। करंट तो स्केलर है, लेकिन DL को डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, करंट प्रोवाइड करता है। कुल मिला के दोनों I इंटू DL कर दो, वो वेक्टर बन जाता होता है। लेकिन उसमें I स्केलर है, DL वेक्टर है। DL अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन उसको खैर करंट ही प्रोवाइड करता है। तो इसमें DL एक वेक्टर है भैया, R वैसे ही वेक्टर है, साइन थीटा DL और R के बीच का एंगल है, थीटा DL और R के बीच का ही एंगल है। तो याद करो पुरानी बातों को कि अगर कहीं लिखा हो AB साइन ऑफ थीटा, जिसमें A वेक्टर हो, B भी खुद वेक्टर हो और थीटा उनके बीच का एंगल हो, तो इसको लिख सकते हैं हम A क्रॉस B यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। तो DL वेक्टर है, यहां उसका मैग्नीट्यूड यूज हो रहा है, R खुद वेक्टर है, थीटा उनके बीच का एंगल है, तो DL R साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है DL क्रॉस R। नीचे क्या आ जाएगा
आर क्यूब। तो इसको क्या लिखा जा सकता है जी, डीएल क्रॉस आर, और नीचे क्या आ जाएगा, आर का क्यूब आ जाएगा। तो डीबी इज इक्वल टू के इंटू आई इंटू डीएल क्रॉस आर, नीचे क्या आ गया जी, आर का क्यूब आ गया। अब ध्यान से सुनना, अब ये जो है वेक्टर क्वांटिटी बन गया, क्योंकि आपको पता है ए क्रॉस बी, पुरानी बातों पे आ जाओ, अगर ए क्रॉस बी करोगे तो सी आता है, सी, ओके। और आपको पता होगा जी, दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो सी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बेटा डीएल क्रॉस आर जब कर दिया तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसलिए इस पे अब मैंने क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया। ऊपर वाले एक्सप्रेशन से सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा, इससे इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी निकल जाएगी। अब ये जो फिलहाल एक्सप्रेशन है अपने सामने, dB इक्वल टू के इंटू आई इंटू डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, बेटा जी दिस इज नोन एज बाय-स्क्वायर्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। भैया कभी कभी वो वैसी क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस बाय-स्क्वायर्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो यही लिख के आ जाना है, बस बात खत्म। dB इक्वल टू आई इंटू डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा देखो, जब मैं करा रहा होता हूं मैं बताता हूं आपको कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में आ सकता है, किसमें से न्यूमेरिकल आ सकता है। अपने जब नोट्स बना रहे हो उस पर लिख लो कि इसमें से एक नंबर का डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्रेस बाय-स्क्वायर्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो dB इक्वल टू के इंटू आई इंटू डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब आ गया। ओके, ये भी बात हो गई। तो बाय-स्क्वायर्स लॉ के हिसाब से, बाय-स्क्वायर्स लॉ के हिसाब से करंट एलिमेंट होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई, यानी मैग्नीट्यूड भी आ गया, वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो यहां से अब डायरेक्शन भी हम निकाल लेंगे। अब थोड़ी सी अगर फिर वही बात कि पुरानी बात अगर याद करते हो तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ रूल्स पता होने चाहिए, कॉर्कस्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल। अब बेटा मैं तो कौन सा यूज करता होता हूं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, सबसे बेस्ट क्या रहता है, राइट हैंड थंब रूल ही रहता है। तो कौन सा यूज करूंगा, फिर से मैं राइट हैंड थंब रूल यूज करूंगा। फिर से ध्यान से सुनो, पुरानी बातों पर आओ। अगर कहीं लिखा हुआ है एक वेक्टर ए, अगर कहीं लिखा हुआ है दूसरा वेक्टर बी, दोनों के बीच में दिया हुआ एंगल थीटा, और तुमने ए क्रॉस बी फाइंड करना है, ए क्रॉस बी आ गया सी, ए क्रॉस बी क्या आ गया सी। क्योंकि तुम ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ये जो रिजल्ट है ये भी एक वेक्टर है। अगर ये वेक्टर है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी है, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन जो है अगर फाइंड करनी हो, सी की डायरेक्शन फाइंड करनी हो, तो उसके बारे में पहली बात बोलते हैं कि जो सी है इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। जो सी है ए और बी दोनों के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी इस प्लेन में नहीं आएगा। ए क्रॉस बी कर दोगे तो जो सी आएगा इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। अब परपेंडिकुलर या तो बाहर भी हो सकता है, इस प्लेन में है ना ए और बी, बाहर भी हो सकता है, अंदर की ओर भी हो सकता है। अब दोनों के परपेंडिकुलर है, बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। अब बाहर लेना है या अंदर की ओर जाएगा, उसके लिए फिर क्या आता होता है, राइट हैंड थंब रूल। अब मैंने इसीलिए बोला था कि ये जो चैप्टर थोड़ा मुश्किल जाएगा वो इसलिए कि आप मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे फार्मूले से, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी चेक करनी पड़ेगी। आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे लेकिन डायरेक्शन भी चेक करनी पड़ेगी। जब तक डायरेक्शन नहीं बताओगे आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। तो डायरेक्शन निकालना भी बहुत जरूरी होगा। तो मैंने बोला सी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा, बाहर भी आ सकता है, अंदर भी आ सकता है। बाहर आएगा कि अंदर आएगा, कैसे लेना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, राइट हैंड थंब रूल चाहिए। ओके, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से आपको पता है अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो
तो ए से बी की ओर फिंगर्स घुमाएंगे, थंब अंदर जाएगा, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट है सी, मैग्नीट्यूड उसका जो भी होगा, डायरेक्शन उसकी यहां पर ए और बी के परपेंडिकुलर एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन है। अगर ये ए क्रॉस बी की जगह मैंने बी क्रॉस ए करवाया होता, बी क्रॉस ए, तो ये बी था, ये ए था। अगर मैंने बी क्रॉस ए करवाया हो तो बी से ए की ओर फिंगर घुमाओगे, थंब बाहर आएगा, तो इस बार बाहर और इस बार अंदर, जस्ट लाइक दैट। के आई आर क्यूब छोड़ दो, वो तो मैग्नीट्यूड ही है, स्केलर क्वांटिटीज हैं। डीबी की डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर देगा। डीबी जैसे सी की डायरेक्शन ए क्रॉस बी देता है, डीबी की डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर देगा। अब डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल से। इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा? फार्मूला वो पड़ा है, मैग्नीट्यूड वहां से आ जाएगा। डायरेक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डीएल क्रॉस आर करना पड़ेगा मेरे भाई, डीएल क्रॉस आर करना पड़ेगा। अब आप चेक करो, अगर पॉइंट ये करंट नीचे को जा रहा है तो आर उधर जा रहा है, डीएल इधर जा रहा है, क्योंकि आइडियल यानी डीएल की डायरेक्शन एक ही बात हो गई। डीएल नीचे आ रहा है तो डीएल क्रॉस आर करना पड़ेगा, मतलब डीएल से आर की ओर फिंगर्स घुमानी पड़ेंगी। डीएल से आर की ओर फिंगर घुमाई तो इस पॉइंट पर डीएल से आर की ओर फिंगर घुमाई तो थंब आया बाहर। थंब किधर आ गया? बाहर। यानी इस जगह पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, इस पॉइंट पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज पॉइंटिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन। इट इज पॉइंटिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन। यानी ये किस तरफ पॉइंट कर रहा है? आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है। इट इज पॉइंटिंग इन आपकी डायरेक्शन, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन। रिवाइंड कर कर देखो, 2 बार देखो, 4 बार देखो, डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए जी। अगर हम करंट एलिमेंट की डायरेक्शन इक्वेशन बना के दिखा देता हूं कि अगर हम डायरेक्शन इसकी ऊपर नीचे कर दें, जैसे इस केस में अगर हम करंट बेटा ऊपर को ले रखा होता यहां पर, अब करंट इसमें ऊपर जा रहा होता तो इस जगह पर वही अपना ए बी जो एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन किधर बनती? टेंजेंट बनाओ यहां से, ये बन जाती आई डी एल, यानी कि डीएल की डायरेक्शन। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा उधर ही है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अपना उधर ही है, ये रहा पी है, ये आर है, आर उधर गया, डीएल ऊपर गया। इस बार दोनों के बीच में एंगल ये रहा। इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो फार्मूला वही है, डीबी इक्वल टू आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। आई वही है, डीएल वही है, साइन थीटा मान लो वही है, एंगल चेंज, वैल्यू चेंज हो जाएगी बाय आर स्क्वायर। अब इस जगह पे डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करना है? डीएल क्रॉस आर। तो डीएल से आर की ओर फिंगर्स घूमेंगी, डीएल ये रहा, आर ये रहा, डीएल से आर की ओर फिंगर्स जब घुमाओगे, पॉइंट यहां है ना, तो यहां पे खड़े होके घुमानी है, यहां घुमाओगे तो पता नहीं, यहां पे घुमानी है ना, तो डीएल से आर की ओर, डीएल से आर की ओर जब फिंगर घुमाओगे तो यहां पे थंब जाएगा इनवर्ट, इनवर्ट्स। यानी इस पॉइंट पे फील्ड आउटवर्ड था, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी, ये जो प्लेन ऑफ पेपर है, आप जिस पे लिख रहे हो वो आपका प्लेन ऑफ पेपर हो गया, मैं जिस पे लिख रहा हूं वो प्लेन ऑफ बोर्ड हो गया, इसको प्लेन ऑफ बोर्ड कहते हैं। तो इस प्लेन ऑफ बोर्ड पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? इनवर्ड डायरेक्शन। यहां पे किधर आ रहा है? आउटवर्ड डायरेक्शन। ऐसे देखते हैं भाई डायरेक्शन। अब एक और बात, मैंने जब बनाया यहां पर तो मैंने यहां पे क्रॉस लगाया, क्रॉस। यार अगर तुमने कॉपी पर
अगर तुमने कॉपी पर, मैंने बोर्ड पर, या तुमने बोर्ड पर, मैंने कॉपी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करनी है और वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर या परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड आ रही है, तो उसका बेस्ट तरीका है कि क्रॉस और डॉट से शो कर देते हैं। अगर क्रॉस लग रखा है, क्रॉस लग रखा है तो मतलब ये इनवर्ड जा रहा है, अगर डॉट लग रखा है तो मतलब ये आउटवर्ड जा रहा है। समझो, अगर क्रॉस, ये सिंबल है भाई, अगर मैंने कॉपी पे क्रॉस लगा रखा है तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है कॉपी पे इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा है, अगर डॉट लगा रखा है तो मेरी तरफ आ रहा है। ओके, याद रखना है, क्रॉस का मतलब अवे, हमसे दूर, इनवर्ट, और डॉट का मतलब हमारी तरफ, डॉट का मतलब इधर को, क्रॉस का मतलब अंदर की ओर। तो यार कुछ इस तरीके से बाय-स्ट्रेट लॉ का यूज करते हैं, कुछ इस तरीके से इसकी डायरेक्शन वगैरह हमने फाइंड करनी होती है। उसके अलावा जो एक दो बातें यहां पर और डिस्कस की जा सकती है बाय-स्ट्रेट लॉ पे, इसको पढ़ लेना सारे को बढ़िया तरीके से, आज बाय-स्ट्रेट लॉ ही कर लें, वही बहुत हो जाएगा हमारे लिए। इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। एक चीज जो आपने इसके बारे में पढ़नी है वो इसके स्पेशल पॉइंट्स, ठीक है, डी बी इक्वल टू के आई डी एल सी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, तो पढ़ ही लेना। एक आपने इसकी क्या पढ़ लेनी होती है बच्चे, लिमिटेशंस। क्या पढ़ लेनी है इसकी, लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ बाय-स्ट्रेट्स लॉ। तो इसकी लिमिटेशन में एक जो जैसे कूलम लॉ के नहीं लिमिटेशन पढ़ते हैं, वैसे इसकी भी बस वो कूलम लॉ ही है यार, वहां का, वहां सबसे पहले कूलम लॉ से स्टार्ट करते हैं, फार्मूला उसी टाइप का आ गया था, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे भी उसी टाइप का आ गया। ओके, तो इसकी लिमिटेशंस भी पढ़नी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है गिव लिमिटेशन ऑफ बाय-स्ट्रेट्स लॉ। तो पहले इसकी लिमिटेशन यार, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ स्मॉल करंट एलिमेंट, जैसे कूलम लॉ में बोलते थे इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ पॉइंट चार्ज, तो यहां पे क्या बोलना है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ स्मॉल करंट एलिमेंट। एक इसमें कहते होते हैं इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशंस। मतलब जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ी उनकी रेगुलर शेप वगैरह होनी चाहिए, थोड़ी सिमेट्रिकल शेप होनी चाहिए, तभी वो इंटीग्रेशन करके उसको सॉल्व करके रिजल्ट आएंगे। और तीसरी बात इसके बारे में बोला जाता है इट इज एक्सपेरिमेंटली नॉट वेरीफाइड, इट इज एक्सपेरिमेंटली नॉट वेरीफाइड, कि इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं किया जा सके, या एक्सपेरिमेंटली नॉट वेरीफाइड या नॉट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। फार्मूला आपको पता होने चाहिए, नोट्स पढ़ो, नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लो जी, काम आएगा। इसके बाद फिर हम टेकअप करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बाय-स्ट्रेट लॉ, वो दूसरे लेक्चर पे लेके जाएंगे, इसमें बातें करते करते काफी लंबा खिंच गया, तो नेक्स्ट वी विल डू एप्लीकेशंस ऑफ बाय-स्ट्रेट लॉ।